नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने शेष हैं। कांग्रेस, बीजेपी समेत अन्य पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। प्रदेश के लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को साधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश चुनाव को देखते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बीजेपी की कमान संभाल ली है। इन सभी के बीच दोनों पार्टियों में बयानबाजी का दौर भी जारी है। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है और कहा कि भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दे नहीं है। भाजपा कांग्रेस से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रही, इसलिए कार्रवाई हो रही है। जनता समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता के सामने ये पीछे हैं। जब अमित शाह आते हैं तभी ईडी और आईडी की कार्रवाई होती है। कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। ईडी की कार्रवाई कई महीनों से चल रही है। गृह मंत्री तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं। कांग्रेस सरकार डरी हुई है। छत्तीसगढ़ को दोनों हाथ से लूटने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनावी शोर के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर है। कौन सच्चा है, कौन झूठा और प्रदेश की चिंता ज्यादा किसको है, कौन जनहितैषी फैसले ले रहा है और कौन जनता का भला कर पाएगा, इसी मुद्दे पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे 23 की रार सियासी प्रहार में। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं। सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी आईटी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजयुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं उसी के 2-3 दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई होती है। ये क्रोनोलॉजी है या संयोग है या दुर्योग है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। ईडी की कार्रवाइयां कई महीनों से चल रही है छत्तीसगढ़ में। कोयले घोटाले के उजागर करते से लेकर लगातार चल रही है। गृह मंत्री जी तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं और राज्य की कांग्रेस जिस प्रकार से डरी हुई है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पर वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दोनों हाथ से लूटने का काम राज्य के कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई कर रही है और तथ्यों के आधार पर कर रही है। अब तक ईडी ने जितनी गिरफ्तारियां की है, किसी की जमानत तो 23 की रार है, सियासी प्रहार है, चुनावी शोर, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। इन सब के बीच में सियासत में कौन सच्चा है और कौन झूठा, चुनावी रण में पराजय का किसको डर है और प्रदेश को किसने लूटा, जनहितैषी असल में कौन है, ये तमाम वो बातें, वो सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ की सियासत में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है और दोनों ही राजनीतिक दल जी जान से कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आखिरकार जिस तरीके से जो बातें हैं, जो आरोप प्रत्यारोप है, इनमें कौन सच्चा झूठा है, क्योंकि ये पक्ष विपक्ष है, इनकी नोक झोंक चलेगी। असल में छत्तीसगढ़ की जो पृष्ठभूमि है, जो राजनीति है, जो सियासत है, इलेक्शन के टाइम पे जो इन दोनों ही राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश चल रही है, उसके बाद क्या है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। के.एस. चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सौरभ मिश्रा जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं या आरोप हैं वो ऐसे निकल कर आए हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बहुत झूठ बोलती है। ऐसा नहीं है, ऐसा तो कांग्रेस भी खैर कहती आई है। ये मैं इससे थोड़ा इतर अलग होकर सवाल करूंगी। सौरभ जी, ये जो बात आ रही है कि जब कोई सेंट्रल का मिनिस्टर आता है या कोई बड़ा केंद्रीय नेतृत्व से आता है, तभी ये तमाम इस तरह की कार्रवाई होने लगती है, सरकार के खिलाफ कार्रवाई होने लगती है। ऐसे क्या कोई दिखावा करने की जरूरत है या इसका कोई प्रभाव क्या पड़ सकता है, या बीजेपी इसलिए ये तमाम चीजें करवाएगी सेंट्रल से, जो इस तरह के आरोप लगाए गए हैं?
कि जब केंद्र से कोई मिनिस्टर आता है या कोई केंद्रीय नेतृत्व आता है तभी ये ईडी और इस तरह की कार्रवाई करवाते हैं, और भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है उससे बीजेपी डरी हुई है, शायद इसलिए तमाम चीजें हो रही हैं। ऐसा क्यों? मैं ऐसा इसलिए भी पूछ रही हूं कि बीजेपी को लगता है यदि कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले मैं राखी जी आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मॉडल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, उसके सामने भाजपा के नेता पूरी तरीके से असफल नजर आ रहे हैं। उनको इस चुनाव में कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए भाजपा के केंद्रीय मंत्री मैदान पे उतरे हैं, वो लगातार छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ इनकी ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को इन्होंने जितना हो सकता है उतना दुरुपयोग कर रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रही हैं। वो इस प्रदेश के नेताओं को, इस प्रदेश के कारोबारियों को डराना चाहती हैं, धमकाना चाहती हैं, चाहे ताकि इस डर और भय के वातावरण में वो भाजपा की सरकार बना सके, लेकिन वो इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत संक्षेप में उत्तर था और ठीक है, एक लाइन में कंप्लीट हुआ, अच्छी बात है। के.एस. चौहान जी, क्या इस जवाब से संतुष्ट हैं? और बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि एक तो विपक्ष है, लेकिन फिर भी ये बात जिस तरीके से सामने आई और आप लोगों ने कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है, मुझे तो अब ये बड़ा सवाल लगने लगा है कि यदि कोई बात हो रही है या कोई मुद्दा है या कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, उस पर कार्रवाई हो रही है तो वो प्रक्रिया से चलते रहनी चाहिए। अब ये यदि कांग्रेस को लगता है कि कभी कोई दिग्गज आ रहा है उसी वक्त पे एकदम से आप वो सारी चीजों को क्रिएट करवा रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हैं? ऐसा करवा भी रहे हैं या नहीं? राखी जी, 2 लाइन से अपनी बात चालू करूंगा। बेईमानी का रास्ता चुने चोर, बेईमानी का रास्ता चुने चोर, छुप कर रहे अपने ही ख्वाबों में घनघोर। तो अपने ही ख्वाबों में ये लोग घुरे हुए हैं, इनको पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी जो हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि भूपेश सरकार ने जो काम किए हैं उससे डर के ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो मैं एक बात बता दूं माननीय प्रवक्ता को कि ईडी के छापे 2019 से चल रहे हैं, जब तक आपका काम चालू भी नहीं हुआ था। जो आपका काम चालू हुआ था उसके कारण ईडी के छापे पड़ रहे हैं। राखी जी, 2018 मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण होता है, उसके 3 दिन बाद एक शख्स को सीधा उप राज्य सचिव बना दिया जाता है और वो आज शख्स काल कोठरी में पड़ा हुआ है, उसको जमानत भी नहीं मिलती है। 5000 की उस चार्जशीट, 5000 पन्नों की चार्जशीट शामिल पेश की जाती है और उसको हम सभी सौम्या चौरसिया के नाम से जानते हैं, जिसका जो उप सचिव नहीं बनाया जाना, उप राज्य सचिव नहीं बनाया जाना था, उसके लिए दूसरे लोग भी वहां पर और दूसरे लोग लाइन में थे, उसके बावजूद भी ये सब चीजें करवाई गई। क्यों करवाई गई? तो ये हास्यास्पद भी है और संदेहास्पद भी है। दूसरी बात, मैं आपको जो ये हमारे मंत्रियों की जो आना जाना लगा रहता है, तो मैं इसमें बता दूं कि 2019 से ये प्रकरण चालू हुआ, जो आपने 25 रुपए टन में आपने दलाली खाना चालू किया, वो पूरी जनता जानती। वो जनता ने जो जब बात फैली तब जाके ईडी ने कार्रवाई चालू की। 2019 में तो हमारे ना यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी आए थे और ना अमित शाह जी आए थे। मैं आपको बता दूं, ये प्रवक्ता के ज्ञान दुरुस्त कर दूं, जो आपने 2019 से कर्मकांड चालू किए तब से ईडी वहां पर आना चालू हुई है। और सबसे मेन बात कि ईडी जब भी कार्रवाई कर रही है और उसकी कार्रवाई लगातार चल रही है ना, जब वो कार्रवाई कर रही है, जब चीजें आ रही हैं, तो वो खाली हाथ नहीं लौट रही। अवैध कितनी संपत्ति ली गई है वो हम सबको मालूम है। जेवर जब्त किए गए हैं, कैश जब्त किए गए हैं, एफडी जब्त की गई है, सब चीजें जब्त की गई है और बेनाम से प्रॉपर्टी जो है वो भी जब्त की गई है और उसको जो अपने अंडर में रखा गया है। चौथी बात, मैं आपको एक प्रवक्ता जी ये भी बता दूं कि हमारे जो नेतृत्व करता है वो आते हैं और हमारे संगठन का भी कार्य करते हैं और
वो इस देश के मंत्री भी हैं। जो अगर मान लीजिए जो आए थे, जो अभी नितिन गडकरी जी आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे, दूसरे केंद्रीय मंत्री जी आए थे, अमित शाह जी तो 2 बार आ चुके हैं, तो क्या वो सिर्फ संगठन का काम करके चले गए? नहीं, वो छत्तीसगढ़ को सौगात दे के भी गए। और इस बात की पुष्टि माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। और उनके जाने के बाद जब प्रेस वार्ता में, जब प्रेस में वो बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि कुछ देखे ही नहीं गए। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, देश में, प्रदेश में, सब जगह वायरल हुआ। राखी जी, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि अगर मान लीजिए कि जब हमारे अमित शाह जी आते हैं और उस समय आपकी ईडी का कार्रवाई चालू होती है, जो पिछली 5 तारीख को, 5 जुलाई को आए थे, उस समय कौन सी ईडी की कार्रवाई हुई थी क्या? तीसरी बात, जब हमारे अमित शाह जी आते हैं, तब आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछने जाते? जनता क्यों नहीं पूछने जाती है? क्या किसी पत्रकार ने आज तक उनसे क्वेश्चन पूछा कि जब आप आते हो तब ईडी की कार्रवाई क्यों होती है? क्या किसी जनता ने पीआईएल दाखिल किया है कोर्ट में? क्या कोर्ट ने पूछा है कि जब जब अमित शाह जी आते हैं या केंद्रीय मंत्री आते हैं तब ईडी की कार्रवाई हो रही है? क्या आपने सदन में ये क्वेश्चन उठाया कि जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तब ईडी की कार्रवाई हो रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, मुझे जवाब लेने दीजिएगा। सौरभ जी, मैं बिना कुछ पूछे इसका जवाब लूंगी, क्योंकि दोनों तरफ से देखिए, आरोप प्रत्यारोप एक अलग बात हो गई, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उस पे वो बहुत सारी बातों को बता रहे। देखिए राकेश जी, जो हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता ने आरोप लगाए, मैं उसका क्रमवार उत्तर दे देता हूं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ईडी लगातार, ये कह रहे थे 2019 से छत्तीसगढ़ में ईडी कार्रवाई कर रही, मैं इनकी बात को 100% स्वीकारता हूं। और मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि इस प्रदेश में 2014 के बाद से ईडी ने लगातार विपक्ष को दबाने का काम किया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट छपती है 2022 में। वो रिपोर्ट बताती है कि 2014 के बाद 121 राजनेताओं पर ईडी ने जांच की। उस 121 में 115 विपक्ष के नेता थे। स्पष्ट ये आंकड़ा दर्शाता है कि ईडी विपक्ष का दमन करना चाहती है। 2014 के बाद ईडी का उपयोग विपक्ष को दमन करने के लिए 4 गुना ज्यादा हुआ है। अब ये रही बात जो कह रहे थे बड़ी बड़ी बात, जब ये ईडी की बात करते हैं, कहते हैं ईडी सही जांच कर रही है, उसमें भाजपा का कोई दबाव नहीं, तो ये भूल जाते हैं क्या कि भाजपा के आज जो असम में मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, उनके ऊपर 2014 में सीबीआई और ईडी ने जांच की थी। आज तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शुभेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी थे, तृणमूल से भाजपा में आए, उनके ऊपर जांच क्यों नहीं हुई? मुकुल राय शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी थे, टीएमसी से भाजपा में आए, उन पे जांच क्यों नहीं हुई? हम छत्तीसगढ़ में रहे, राखी जी, आपको कहीं क्रॉस नहीं किया था। सुनने की शक्ति रखिए। बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी थे, शिवसेना से भाजपा में आए। हमारे को अगर छत्तीसगढ़ में रहेंगे तो ज्यादा उचित होगा। छत्तीसगढ़ की बात हो। राज्य सहकारी बैंक घोटाले के आरोपी हैं, उन पे जांच क्यों नहीं हुई? एकनाथ शिंदे पे जांच क्यों नहीं हो रही? पेमा खांडू पे जांच क्यों नहीं हो रही? छगन भुजबल ईडी की जांच हुई थी, एनसीपी से इनमें आए, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? प्रफुल्ल पटेल विमान खरीदी में सीबीआई की जांच हुई, एनसीपी से इनके पास आए, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? ये दिखाता है कि ईडी केंद्र के दबाव में काम कर रही है और विपक्ष को दबाने का कोशिश कर रही। यदि ईडी वास्तव में स्वतंत्र है तो ईडी इस प्रदेश में आए, पनामा बैंक घोटाले की जांच करे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े बड़े संबंधित परिवार के लोगों का नाम है। प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की जांच करे, नान घोटाले की जांच करे, अगस्ता नान घोटाले की जांच करे, और केंद्र में जब जाए ना वही ईडी, तो राफेल घोटाले की जांच करे। कैसे 526 करोड़ के राफेल 70 करोड़ में कहीं। सौरभ जी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इतनी बातों के बाद दोनों पक्षों को मैं सुन रही हूँ, इतनी बातों के बाद मुझे बोलना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस ने कोई घोटाला नहीं करा? हम फिर राशन घोटाले पे आ जाए, चावल घोटाले पे आ जाए, आरोप आप पे भी हैं, हम उन तमाम चीजों को भी लेकर चले। मैंने पहले ही बोला, बात सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, बात आरोप प्रत्यारोप से हटके करिए। जो चीजें हो रही हैं, जो आप लोग कह रहे हो, जो इलेक्शन है, तो असल में जनता के लिए जनहितैषी कौन?
वो कैसे चुने? आप लोगों में से किसे चुने? सरकार को कोई भी अस्थिर करने की आरोपों से कोशिश अछूता कर रही नहीं है। है। यहाँ पर स्पष्ट प्रतीत होता है, ये आंकड़े बताते हैं कि ईडी पूरे देश में विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही। भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों के दबाव में इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं। यदि ईडी स्वतंत्र है तो पनामा बैंक घोटाले की जांच करे, प्रियदर्शनी बिल्कुल, बैंक घोटाले बिल्कुल की होनी जांच चाहिए। करे, नाथ घोटाले की जांच करे, राफेल घोटाला, ताबूत घोटाला, मंदिर के जमीन घोटाले की जांच करे। केवल और केवल लेकिन सौरभ जी एक बात बताइए, अभी तक इतने घोटाले हुए हैं सौरभ जी, आपने बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारी जगह को इंक्लूड किया, मैं तो सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर लेती हूँ। मुझे बता दीजिए, छत्तीसगढ़ में अभी तक दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों के जो घोटाले सामने आए थे, उसमें क्या कोई सामने आ गया? किसी को बहुत बड़ी सजा मिल गई, कुछ हो गया? तो हम दूसरे कहां, आप राफेल वाफेल तुम बहुत दूर चले गए सौरभ जी। मुझे नहीं लगता चीजें कभी होंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि मुझे बिल्कुल, देखिए मैं तो कोई राजनीतिक दल हूं नहीं कि मुझे किसी लिए बोलने में वो लगेगा या बचाने में वो लगेगा। सीधी बात है, नीचे से ऊपर तक तो साठ गांठ है। जब साठ गांठ होती है, कहते हैं ना कि एक मछली जो होती है पूरे तालाब को गंदा करती है, ये हम हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही होता है। हो सकता है भूपेश बघेल बहुत अच्छे हों, लेकिन उनके साथ जो चीजें थी, जो राशन घोटाले, तमाम चीजें जो हुई, आप बताइए कि किसकी देन थी वो? क्या बिना मिली भगत के हो गई? ऐसे ही मैं बीजेपी पे आ रही हूं, नान घोटाला ले लीजिए, दुनिया भर की जितनी बातें अभी आपने बोली, जितने घोटाले बोले, क्या बिना मिली भगत के ये संभव हुआ? लेकिन क्या हुआ? जिसका नेतृत्व है, आरोप उस पे लगा, बदलाव उसकी हो रही है, बदलाव उसको करने की बात हो रही है। ऐसे होता है ना, ऐसे कैसे निकलेंगे? देखिए, ईडी हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, चाहे वो केंद्रीय जांच एजेंसी हो, चाहे वो राज्य की जांच एजेंसी हो, वे स्वतंत्र होकर जांच करे। कहीं पर भी कोई घोटाले आते हैं, उसमें कोई दोषी हो, उस पर कार्रवाई करे। हम इसमें कहीं भी कोई परहेज नहीं करते, कोई गुरेज नहीं करते। लेकिन यदि किसी जांच एजेंसी का उपयोग केंद्र में बैठी सरकार विपक्ष की सरकारों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए करेगी, तो उसका 100% विरोध होगा। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश ने देखा है कि ईडी ने किस प्रकार छत्तीसगढ़ में इस सरकार को डराने धमकाने का काम किया, झारखंड में सरकार को डराने धमकाने का काम किया। वही ईडी के आरोप जब किसी मंत्री पे लगते हैं, किसी नेता पे लगते हैं, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाता है तो धुल जाता है। अब क्यों नहीं जांच करते असम के मुख्यमंत्री की? उनकी भी तो जांच होनी चाहिए यदि ईडी स्वतंत्र है तो। अब ठीक है, अब प्रफुल्ल पटेल जी की भी तो जांच होनी चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल की तो जांच होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए सौरभ जी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूं। लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात को लेकर बात कर रहे थे, इसलिए हम छत्तीसगढ़ पे ही रहेंगे और यहाँ की जो मामले हैं, जो चीजें, उस पर हम बात करेंगे। के.एस. चौहान जी, अपनी बात रखिएगा, कुछ कह रहे थे आप बीच में। राखी जी, ऐसा होता है कि जब प्रवक्ता के पास कुछ पॉइंट्स नहीं होते हैं अपना डिफेंस करने के लिए, आक्रामक होने के लिए, तब वो भारत भ्रमण करने में निकल जाता है। वो भारत से भी ऊपर, मतलब वर्ल्ड भ्रमण करने के लिए निकल जाता है और छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता और मुद्दे की बात नहीं करता। हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि कार्यपालिका का काम कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करती है। ईडी की कार्रवाई मैं आपको बता दूं तो ईडी की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक चलती है और उसको फिर बाद में न्यायपालिका के लिए सुपुर्द कर दिया जाता है। अभी ईडी ने कार्रवाई की, मान लीजिए 15 दिन चली, ज्यादा चला 15 दिन चली, उसके बाद आपको रिपोर्ट आपने न्यायपालिका को दे दी। न्यायपालिका ने क्या उनको राहत दे दी? क्या अभी तक सौम्या चौरसिया बाहर निकल गई? और सौम्या चौरसिया कौन है? रानू साहू कौन है? कौन है? और जितने भी लोग अभी तक ईडी ने गिरफ्तार किए हैं, उसमें से 80% लोग तो नौकरशाह हैं। क्या उनकी जो कांग्रेस से सांठगांठ थी? क्या कांग्रेस उनका बहुत ज्यादा पक्ष क्यों ले रही है? क्यों ले रही है? दूसरी बात, सबसे मेन बात यह है रामू जी कि अगर ईडी ने कोई कार्रवाई की है, उसमें से कुछ निकला है कि नहीं निकला है, या कुछ बरामद हुआ है कि नहीं हुआ है, ये ईडी की कार्रवाई है राखी जी। ये कोई 112 की कार्रवाई नहीं है कि जाओ देख लो और वहां से कुछ है तो ले आओ। आज मैं एक बात बता दूं, डीएमएफ फंड का जो 7 करोड़ का मामला था, वो इनके खुद के जो अभी मंत्री हो चुके हैं, कैबिनेट मंत्री, वो उन्होंने खुद निकाला था, मोहन मरकाम जी ने, और सीधा बोला था
कि राज्य की कोई एजेंसी इसको इसमें हस्तक्षेप मत करे, उसको जांच मत करे, विधानसभा में ये एजेंसी आए, विधानसभा से आए और वो करे। क्यों? क्योंकि राज्य की सरकार की एजेंसियों की कोई वहां पर मखत नहीं थी, वहां पर कोई विश्वास नहीं था। दूसरी बात, ये बोल रहे थे कि 115 मामले अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर दिए गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उसमें से एक मामला, सिर्फ एक मामला, कि क्या चैलेंज किया गया कोर्ट में कि एक मामला गलत है? ऐसा कोई चैलेंज किया गया कि ईडी ने कोई मामला दुर्भावनावश किया है? क्या ऐसी कोई बात साबित हुई कि विधायिका ने हस्तक्षेप करके उसको ईडी को भेजा और वहां पर काम करवाया? क्या ऐसा कोई मामला आया? क्या यह सिद्ध हुआ? दूसरी बात, क्या पिछली 60 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या पुलिस के, आईटी के और ईडी के मामले नहीं होते थे, या सीबीआई ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया? ठीक है। चौथी 2014 के बाद ये क्यों मामले उजागर हुए? तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ये मेन बात है। और आज जो काम जो भारत के लिए और प्रदेश के लिए गलत होगा उसमें ईडी कार्रवाई करेगी। और ईडी एक स्वतंत्र इकाई है, वो किसी दल की नहीं है, ना कांग्रेस की, ना भाजपा की, ना और किसी। लेकिन ठीक है, क्योंकि समय हो गया, मैं बीच में रुकूंगी। लेकिन एक बात है कि यदि स्वतंत्र है तो कांग्रेस को आपत्ति इसलिए है कि सबकी जांच इक्वली हो जाए और जो दोषी है वो सामने आ जाए। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि कोई ऐसे जो भी मामले होते हैं ना, उस पर किसी को दोषी को सजा नहीं मिलती, वो मामला चलता ही रहता है, सरकार बदल जाती है लेकिन मामले खत्म नहीं होते। तो इस पे मुझे लगता है ध्यान देने की जरूरत है, दोनों ही राजनीतिक दलों को भी और तमाम चीजों को लेकर। लेकिन इन सब के बीच में असली जनहितैषी कौन है, इस पर सोचिए। जनता क्या सोच के आपको वोट देगी, इस पर विचार करने की जरूरत है। खैर, समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, 23 की रार है, सियासी प्रहार है, होना ही है। इन सब के बीच में जितनी बातें निकल कर आई हैं, सबसे बड़ी यदि कोई है तो वो जनता है। और आने वाले समय में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या तख्ता पलट होता है या फिर भूपेश बघेल काबिज रहते हैं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।